हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी आईक्यू। आज है 29 अगस्त 2020। 29 अगस्त 2020 के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन हैं हम उन सब के बारे में इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, किसकी यादगार में, किसके जन्म दिवस के ऊपर नेशनल स्पोर्ट्स डे राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। किनकी याद में, किनकी जन्म तिथि के ऊपर मनाता है, तो यह मेजर ध्यानचंद, हॉकी की जादूगर जिन्हें कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद जी की जन्म तिथि के ऊपर क्या होता है, ये मनाया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कब हुआ था? 29 अगस्त 1905 को उनका जन्म हुआ था और उनकी जो मृत्यु थी वो कब हुई थी? 3 दिसंबर 1979 के अंदर, 1979 के अंदर क्या हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी। तो प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त उनके जन्म दिवस के ऊपर क्या होता है, हमारे देश में क्या होता है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्योंकि उन्होंने जितने भी ओलंपिक्स में खेले थे उन तीनों के अंदर उन्होंने कहा था गोल्ड, यानी अपने देश भारत को क्या बनाया था, स्वर्ण पदक दिलाया था। क्या था, आज़ादी से पहले 1928 के अंदर जो ओलंपिक खेले गए थे, जब हमारे देश पर किसका राज था, अंग्रेजों का राज था, तो 1928 के अंदर जो ओलंपिक थे उनमें 1932 में और 1936 के अंदर जो ओलंपिक हुए थे, तो हमारे देश के लिए उन्होंने कहा था ओलंपिक में हमारी जो हॉकी टीम थी उन्होंने कहा था स्वर्ण पदक जीता था। और उनका जो ईरा था, यानी उनके जो कार्यकाल, उनमें जब उन्होंने हॉकी के अंदर जब वो खेल रहे थे, भारतीय टीम का नेतृत्व कर रहे थे, तो उनको उनको क्या कहता था, उस काल को कहता था स्वर्ण काल कहा जाता था। कहता स्वर्ण काल कहा जाता है आज भी। और 1948 के अंदर उन्होंने क्या कहता था, हॉकी से क्या लेना, संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। मेजर ध्यानचंद जी ने जब हॉकी खेल रहे थे तो उन्होंने अपने कार्य, जो अपना टाइम पीरियड था हॉकी का, उनके अंतर्गत क्या कहता था, उन्होंने 400 से अधिक गोल, क्या कहते हैं, 400 से अधिक गोल किए थे। और उनको जो हमारी केंद्र सरकार है उसके द्वारा जो हमारा श्रेष्ठ पुरस्कार है पद्म भूषण, क्या था, पद्म भूषण से 1956 के अंदर हमारी केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें क्या था, सम्मानित भी किया जा चुका है। किया जा चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसको अपना नया गृह सचिव नियुक्त किया था? हाल ही के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने क्या किया है, अपना जो गृह सचिव वो किसे नियुक्त किया है, तरुण गाबा को क्या किया है, नया गृह सचिव नियुक्त किया है। और यह किन की जगह लेंगे, तो यह लेंगे एस के भगत की जगह लेंगे। क्या लेंगे? एस के भगत जी की क्या लेंगे, ये जगह लेंगे। तो एस के भगत को नया कार्यकाल सौंपा गया और तरुण गाबा जी उनको क्या है, नया राज्य का क्या है, गृह सचिव नियुक्त किया है। और तरुण गाबा जी इससे पहले क्या थे, तरुण गाबा जी इससे पहले आईजी विजिलेंस, क्या थे, आईजी विजिलेंस थे। और अब क्या क्या है, आईजी विजिलेंस की जो जगह है वो किनको दे दी, एस के भगत जी को आईजी विजिलेंस की दे दी। और जो एस के भगत जी की जगह है, क्या नहीं, गृह सचिव, वो किनको सौंप दिया है, तरुण गाबा जी को क्या है, सौंप दिया गया है। और तरुण गाबा जी 2001 बैच के, क्या है, 2001 बैच के क्या थे, एक आईपीएस अधिकारी है। क्या है, आईपीएस अधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के किस हाई कोर्ट ने समलैंगिक जोड़े को लिव इन रिलेशनशिप में रहने की इजाज़त दे दी है? तो हाल ही के अंदर देश के किस हाई कोर्ट ने, तो उड़ीसा हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, इजाज़त दे दी है। यानी जो समलैंगिक व्यक्ति होते हैं उनको कहते हैं एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने की कह दी है, आज्ञा दे दी है। तो इससे पहले क्या होता है, लिव इन रिलेशनशिप में समलैंगिक जोड़ा क्या होता है, जो जन्म के समय क्या होती है, लड़की होती है। क्या होता है, जो जन्म के समय लड़की होती है, बट शारीरिक विकास की चलते हुए उनकी जो शारीरिक बनावट है, क्या, शारीरिक बनावट है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। यानी हार्मोन्स की जो कमी और अधिकता की वजह से क्या होता है, उनमें शरीर के अंदर कुछ बदलाव क्या होते हैं, पुरुषों के बदलाव उसमें उभरने लगता है। तो इसलिए कहते हैं वो समलैंगिक व्यक्ति हो जाते थे। इसलिए अभी हाईकोर्ट, उड़ीसा हाईकोर्ट के जो जज थे उन्होंने क्या कर दिया, इसकी घोषणा कर दी है कि जो भी समलैंगिक व्यक्ति हैं वो आपस में लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। क्योंकि यदि वो लिव इन रहना चाहते हैं तो उनके कहीं ना कहीं उनके जो अधिकार हैं, क्या है, उनके अधिकार उनको अलग करते हैं, तो उनके अधिकारों की क्या होती है, अधिकारों का हनन होता है। और ये क्या है, एक हमारे संविधान का क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारे संविधान के अनुसार ये उचित नहीं होगा। तो इसलिए उनको अधिकारों, उन समलैंगिक व्यक्तियों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए ये उड़ीसा हाईकोर्ट ने कहते हैं ये डिसीजन सुनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
असम सरकार ने ड्यूटी पर कोविड-19 से मौत होने वाले पत्रकारों, होमगार्ड्स और अन्य अस्थायी कर्मचारियों के लिए कितने लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा कर दी। तो असम राज्य सरकार ने क्या कर दिया है, जो कोविड-19 के अंदर क्या हो रहा है, जो भी अधिकारी हैं, पत्रकार हैं, होमगार्ड्स हैं, इसके अलावा अस्थायी कर्मचारियों को क्या है ड्यूटी पर लगाया गया है, उनको 50 लाख रुपए तक का क्या दे दिया है, बीमा कवर प्रदान करने की घोषणा कर दी है। इसके अंतर्गत जो भी राज्य सरकार के अंदर ग्रुप 3 और ग्रुप 4 की जो नौकरी आती हैं, यानी थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड की जो नौकरी आती है, उन कर्मचारियों को भी क्या कहते हैं इसमें शामिल किया गया। और इनकी जो ग्रुप थर्ड और ग्रुप 4 की जो अधिकारी हैं, जो भी नौकरियां हैं, उनके अंतर पहले कहते हैं अधिकतम आयु सीमा कहते हैं 2 साल थी, अब उसको बढ़ाकर भी क्या कर दिया है 40 वर्ष करने का कर दिया है स्वीकृति प्रदान कर दी। पहले क्या था, जो भी होमगार्ड्स हैं या अस्थायी कर्मचारी थे, उनको 2 साल के लिए क्या कहते थे वो लेते थे, अब उनको बढ़ाकर क्या कर दिया 40 वर्ष उनकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के किस देश में पहली बार किसी व्यक्ति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो किस व्यक्ति को सजा सुनाई गई है, तो यह न्यूजीलैंड में क्या कहती है, न्यूजीलैंड देश ने पहली बार अपने यहाँ पर किसी व्यक्ति को क्या है उम्र कैद की सजा सुनाई है। आज तक न्यूजीलैंड ने कभी भी किसी व्यक्ति को उम्र कैद की सजा नहीं सुनाई थी। हाल ही के अंदर न्यूजीलैंड ने क्या कहते हैं एक व्यक्ति को उम्र कैद की सजा सुना दी है, क्योंकि उस व्यक्ति ने 15 मार्च 2019 को कहा था अंधाधुंध गोले चलाई थी। कहाँ पे, एक मस्जिद थी न्यूजीलैंड की जिसके अंदर अंधाधुंध गोले चलाई, जिसमें 51 लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उसके बाद पुलिस कर्मियों ने उसको पकड़ा और उसके अब 2020 के अंदर उनको है फैसला सुनाया गया और उनको कहा उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विभाग ने स्मारकों के प्रबंधन के लिए कितने नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना करने की घोषणा की है। तो हाल ही के अंदर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 7 नए जो प्रशासनिक सर्कल है उनकी स्थापना करने की कर दी घोषणा कर दी। यह घोषणा क्यों की गई है, जो भी पुरातात्विक स्मारक है उनके संरक्षण के लिए, जो भी पुरातात्विक स्मारक उनके संरक्षण और पंजीकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए कहते हैं। इसलिए कहते हैं जो भी पुरातात्विक स्मारक है उनके संरक्षण और पंजीकरण के लिए कहते हैं इस योजना के लिए शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत क्या होगा, जो भी सर्कल्स वगैरह हैं जिस भी राज्य के अंदर पुरातात्विक विभाग की तरफ से इंपॉर्टेंट सर्कल्स हैं उनको कहे अपग्रेड किया गया है। सेमी सर्कल्स हैं उनको सर्कल के अंदर अपडेट करके कहे उनका जो भारतीय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग स्मारक हैं उनकी सुरक्षा और उनके जो मेन मकसद है, यानी जो भी पुरातत्व विभाग की तरफ से क्या कहते हैं गाइडलाइन जारी थे उनके संरक्षण के लिए क्या कहते हैं ये कदम उठाया गया है। तो अभी जो 7 नए स्मारक प्रशासनिक सर्कल स्थापना करने की घोषणा की, तो कौन कौन से हैं, तो MP मध्य प्रदेश के अंदर कौन सा है, जबलपुर के अंदर क्या बनाया गया है, एक सर्कल बनाया जबलपुर के अंदर बनाया गया है। दूसरा कहाँ पे, तमिलनाडु, क्या है, तमिलनाडु के अंदर त्रिची नामक जो सर्कल है उसको अपडेट किया गया है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर झांसी व मेरठ के अंदर क्या है, झांसी व मेरठ का जो सर्कल है उसको अपडेट किया गया है। 3 तो हो गए, जबलपुर, त्रिची, झांसी या मेरठ। हम्पी कहाँ पे है, कर्नाटक में, क्या है, कर्नाटका में हम्पी जो सर्कल है उसको अपडेट किया गया है। इसके अलावा जो रायगंज है, क्या है, रायगंज है किसमें, पश्चिमी बंगाल में, उसको अपडेट किया है। और गुजरात में राजकोट, क्या है, गुजरात के अंदर राजकोट के अंदर कहते हैं इनको अपडेट किया गया, यानी इन सर्कल को अपडेट किया गया है। तो अभी 7 सर्कल को अपडेट करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी के CEO केविन मेयर ने इस्तीफा दे दिया है। तो अभी क्या क्या दिया है, टिकटॉक के जो CEO थे केविन मेयर, उन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया है। तो इन्होंने क्या थे, जो केविन मेयर थे इससे पहले किसके अधिकारी थे, तो ये डिज्नी, क्या है, डिज्नी थे, उसके पूर्व कार्यकारी अधिकारी थे यानी CEO थे। अभी इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है, क्योंकि जो केविन मेयर थे उन जो प्रॉब्लम फेस करा था टिकटॉक को पहले भारत ने बैन किया, उसके बाद में अमेरिका ने क्या कर दिया, इसको बैन कर दिया। और अमेरिका ने गाइडलाइन जारी की कि 90 दिनों के अंदर जो टिकटॉक की पैरेलल कंपनी है, जो टिकटॉक की मूल कंपनी है बाइट डांस, क्या है, बाइट डांस,
उसको 90 दिनों का टाइम दिया और बोला गया कि अमेरिकन सरकार के द्वारा बोला गया 90 दिनों के अंदर आप अपनी इस बाइट डांस जो कंपनी है उसको किसी अमेरिकन कंपनी को क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, अमेरिकन कंपनी को क्या है, बेचना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, कहीं ना कहीं उसमें जो प्रॉब्लम हो रही थी, इनके अमेरिका के द्वारा भी ये स्पीच दी गई कि इनके द्वारा यानी टिकटॉक के द्वारा जो डेटा है क्या है, जो डेटा था वो लीक किया जा रहा था और डेटा को कहीं ना कहीं क्या है, सेंध लगाई जा रही थी। इस वजह से क्या कहते हैं, इनको बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस के कम्युनिटी स्प्रेड का पता लगाने के लिए सीरो सर्वे कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो सीरो सर्वे कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने किया है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने क्या कहते हैं, इस कार्यक्रम को शुरू किया है। और इसको वर्तमान में यूपी सरकार क्या करेगी, 11 जिलों के अंदर क्या करेगी, शुरुआत करेगी। और 11 जिलों में यानी ट्रायल बेस के ऊपर इनको शुरुआत करेंगे। जैसे जो भी बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, वाराणसी, प्रयागराज आदि के अंदर क्या करेगा, जो सीरो सर्वे इसको क्या कहते हैं, लॉन्च किया गया है। अरे सीरो सर्वे के साथ में क्या होगा, कोविड-19 के साथ साथ में जो हेपेटाइटिस बी है, क्या है, हेपेटाइटिस बी व सी जो बीमारी है उसका भी क्या करेंगे, ये जांच करेंगे। और जो यूपी सरकार के चिकित्सक एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के महानिदेशक है डॉक्टर DS नेगी, क्या है, स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के जो महानिदेशक है डॉक्टर DS नेगी, क्या है, DS नेगी ने कहते हैं इसकी सूचना दी है। और यह जो कम्युनिटी स्प्रेड का पता लगाने सीरो सर्वे कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, वो किसके द्वारा किया गया है? तो यह किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी, जो किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, कहाँ पे, लखनऊ के अंदर, उसके द्वारा क्या कहते हैं, इसको शुरुआत की गई है। अब किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी है तो इसका नाम इससे पहले भी आ चुका है, क्योंकि लखनऊ के अंदर ही क्या है, लखनऊ के अंदर ही देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक स्थापना की गई है। और वो भी कहाँ पे, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर ही इसकी क्या गई है, स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत कितने और हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही के अंदर 78 यानी 78 हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी देती है। तो जो उड़ान योजना थी वो केंद्र सरकार के द्वारा जून 2016 के अंदर लॉन्च की गई थी। जून 2016 के अंदर उड़ान योजना शुरुआत की, जिसके अंतर्गत है उड़े देश का आम नागरिक। तो इसके अंतर्गत जिसमें मेन लक्ष्य क्या रखा है, उद्देश्य क्या रखा गया था कि सभी व्यक्ति क्या है, सभी व्यक्ति आसानी से एक जगह से दूसरे स्थानों पर जा सके, और वो भी क्या है, किफ़ायती दरों के अंदर, क्या है, किफ़ायती दरों के अंदर, साथ में जो विमानन कंपनियां उनका भी क्या हो, बेनिफिट हो सके। तो अभी 78 मार्गों का क्या है, मंजूरी दे दी गई। यह कौन से चरण के अंतर्गत किया गया है? यह उड़ान योजना के चौथे चरण के अंतर्गत क्या है, इसको शुरू किया गया है। और इसका मेन जो चौथा चरण है वो उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य जो पहाड़ी क्षेत्र है, क्या है, जो पहाड़ी क्षेत्र है उन राज्यों को, इसके अलावा जो उत्तर पूर्व के राज्य के, उत्तर पूर्व के राज्य जैसे मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, इन सभी राज्यों का कनेक्टिविटी करना। साथ में जो हमारे लक्षद्वीप है, इसके अलावा जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप है उनको भी क्या करना है, फोकस दिया गया है। इसके साथ में जो दूर दराज के जो व्यक्ति हैं, दूर दराज के जो इलाके हैं, उनको भी क्या करना है, क्षेत्रीय इलाकों से क्या है, संपर्क बनाने के लिए करना है, क्षेत्रीय इलाकों से संपर्क बनाने के लिए क्या है, हवाई यात्रा में किफ़ायती बनाने की घोषणा की गई है। तो यह क्या है, उड़ान योजना केंद्र सरकार के द्वारा 2016 में शुरू की गई थी, और अभी 78 नए हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी दे दी। किसने? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा ये कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टेनिस इतिहास की सबसे सफल पुरुष डबल की किस जोड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो किस जोड़ी ने किया है? तो हाल ही के अंदर जो ब्रायन बंधुओं की जोड़ी थी, क्या थी, ब्रायन बंधुओं की जोड़ी थी, उन्होंने क्या कर दिया है, संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। क्योंकि ब्रायन बंधुओं के अंदर से जो एक बॉब ब्रायन है वो पिछले 3 साल से 2018 के बाद में क्या है, लगातार वो चोटिल हो रहे, इस वजह से उन्होंने क्या है, संन्यास लेने की घोषणा कर दी। क्योंकि ब्रायन बंधु क्या थे, जुड़वा भाई थे, क्या थे, जुड़वा भाई थे। इन्होंने कहा था अभी कैरियर को क्या है, अलविदा कहने की घोषणा कर दी। इन्होंने लगातार क्या थे, इन्होंने लगातार 438 सप्ताह तक क्या थे, डबल्स में क्या है, पुरुष डबल्स के अंदर क्या थे, शीर्ष स्थान पे काबिज रहे थे। इनके द्वारा क्या था, इनके द्वारा 119 खिताब जीते गए थे, कहते हैं 119 खिताब जीते गए थे। और 22 साल तक लगातार, 22 साल के जो लंबा खेल था, इनको क्या दिया, इन्होंने अलविदा कह दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और ब्रायन बंधु कहाँ के थे? ये अमेरिका के थे, अमेरिका के हैं। किस देश ने कोरोना वायरस के अपने संभावित टीके के लिए मानव परीक्षण करने के लिए बांग्लादेश सरकार से मंजूरी प्राप्त कर लिया? तो हाल ही के अंदर क्या है, चीन ने अपनी जो कोरोना वायरस की जो टीके के लिए फाइनल मंजूरी थी, क्या थी? कोरोना वायरस के लिए जो टीका बना रहे उसके लिए अंतिम चरण के लिए जो पुरुष ट्रायल था, यानी मानव ट्रायल था, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, बांग्लादेश के साथ में कंबाइंड कर रहे हैं, बांग्लादेश के साथ में क्या कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं। उसके अंतर्गत अभी बांग्लादेश सरकार ने क्या किया है, उसमें समझौता भी कर लिया है। अब चीन क्या करेगा, जो भी कोरोना का जो अंतिम जो वैक्सीन का जो अंतिम ट्रायल है उसका क्या करेगा, परीक्षण कर रहा है। कहाँ पे करेगा? मनुष्यों के ऊपर बांग्लादेश के अंदर क्या करेगा, उनका परीक्षण करेगा। तो बांग्लादेश सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है। और यह मंजूरी, यह कंपनी कौन सी है चीन की? तो यह चीन की जो सिनोवॉक, क्या है? सिनोवॉक, क्या है? सिनोवॉक बायोटेक लिमिटेड कंपनी, उसने कहते हैं इस टीका को विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीसी के लिए प्रशिक्षण के लिए, एनसीसी के प्रशिक्षण के लिए देश के रक्षा मंत्री ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो देश के रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने कहते हैं एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। कौन सा? DGNCC ऐप, क्या है? DGNCC ऐप का है विकसित किया है। और इसमें क्या होगा, इसको क्या है, इस ऐप को विकसित करने का मेन उद्देश्य क्या है? जो कोरोना वायरस के चलते हुए एनसीसी कैडेट्स को जो प्रॉब्लम्स हो रही है उनको क्या करना है, हल करने के लिए कहता है इनको ये जारी क्या करना है। इसका जो मेन उद्देश्य है, इसमें क्या होगा, जो एनसीसी कैडेट है उनको इस ऐप के द्वारा क्या होगा, पाठ्यक्रम प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्या होगा? पाठ्यक्रम प्रोवाइड करेगा। साथ में प्रशिक्षण के क्या होंगे, वीडियो प्रोवाइड करेगा। प्रशिक्षण के क्या होंगे, वीडियो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। साथ में जो अक्सर सवाल जो पूछे जाते हैं, क्या है, अक्सर जो सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं एनसीसी कैडेट्स के को, उसमें क्या है, प्रशिक्षण सामग्री भी क्या होगी, जो पाठ्यक्रम सामग्री है, पाठ्यक्रम सामग्री और प्रशिक्षण सामग्री वो भी क्या होगी, प्रोवाइड करवाई जाएगी। वीडियो भी प्रोवाइड करना है, उनके अलावा उनको सामग्री भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। साथ के अंदर घर बैठे ही उनको क्या होगा, प्रशिक्षण के लिए प्रतिकूल प्रभाव भी जो पड़ा था उसको क्या है, सुचारू रूप से चालू करने में क्या होगी, मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में 200 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन बना है? तो विश्व में सबसे अधिक संपत्ति यानी विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो जेफ बेजोस, क्या है, जेफ बेजोस की अभी जो संपत्ति है वो कितनी हो गई है, 200 अरब डॉलर हो चुकी है। हाल ही के अंदर अगस्त के अंदर इनकी जो संपत्ति थी वो कितनी थी, 162 अरब डॉलर की संपत्ति थी। अब उस संपत्ति में लगातार इजाफा होने की वजह से अब इनकी संपत्ति कितनी हो गई है, 200 अरब डॉलर पर पहुंचे गई है। और अब ये जो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं उनसे कितने अधिक है, 91 अरब डॉलर की संपत्ति से, यानी 91 अरब डॉलर का क्या है इनमें डिफरेंस है। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं बिल गेट्स, उनकी जो संपत्ति है वो कितनी है, 116.1 अरब डॉलर रह गई है, 116.1 अरब डॉलर रह गई है। तो हाल ही के अंदर जो मुकेश अंबानी जी हैं वो कौन, दुनिया के कौन से नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, 5वें सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, मुकेश अंबानी। और हमारे देश के प्रथम सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, मुकेश अंबानी। साथ में जो जियो कंपनी है, क्या है, जियो कंपनी हमारे देश की सबसे अधिक मार्केट वैल्यू प्राप्त करने वाली कंपनी भी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की तीनों सेनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए नई एयर डिफेंस कमांड की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो कहाँ की जाएगी, प्रयागराज, यूपी के अंदर देश की जो तीनों सेनाएं हैं उनकी मजबूती प्रदान करने के नई एयर डिफेंस कमांड स्थापना यूपी के प्रयागराज में की जाएगी। यह क्यों, क्योंकि जो के मध्य कमांड है, क्या है, जो हमारी एयरफोर्स की जो मध्य कमांड है उसकी मजबूती प्रदान करने के लिए एक नई एयर डिफेंस कमांड की क्या है, स्थापना की जा रही है। क्योंकि हाल ही के अंदर जो लद्दाख वाला रीजन है, क्या है, लद्दाख रीजन है, और एलओसी और एलएसी, क्या है, एलओसी और एलएसी है, उन दोनों के ऊपर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, दोनों पड़ोसी देशों पाकिस्तान और चीन के द्वारा कहता है प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है। इसलिए जो हमारी मध्य कमान है उसको मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा क्या कहता है, इसमें एक नई एयर डिफेंस कमांड स्थापना करने की घोषणा की जा रही है। इस नई एयर डिफेंस कमांड के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जो रीजन आता है वो आगरा आ गया, बरेली आ गया, और ग्वालियर जो एयरबेस है वो तीनों इसी के अंतर्गत आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि लेक्चर पसंद नहीं आता है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। डिसलाइक क्यों, क्या, कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।